सोचिए, अगर कल से भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीट महिलाओं के हाथ में हो, तो नीतियां, प्राथमिकताएं और राजनीतिक परिदृश्य कैसे बदलेगा। और यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 का वादा है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। इस ऐतिहासिक सुधार कहा तो जा रहा है इसको, लेकिन फिर भी यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है और इसका असर जनगणना और परिसीमन की जो घड़ी है उस पर निर्भर करता है। आज हम इस कानून के प्रावधान, संवैधानिक संशोधन, क्रियान्वयन की समय सीमा, मुख्य चुनौतियां और पहले चुनाव के प्रभाव जो इस पर होने वाले हैं का गहराई से विश्लेषण करेंगे। अगर आप न्यायिक अभ्यर्थी, विधिक छात्र या नीति शोधकर्ता हैं तो यह आपके लिए भारत के सबसे बड़े लैंगिक सुधार की पूरी कानूनी गाइड है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम लॉ स्टूडेंट्स की जुडिशियल सेवा और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृष्ठभूमि और विधायी यात्रा की क्या रही है महिला आरक्षण अधिनियम 2023 की। महिला आरक्षण का विचार नया नहीं है। 73वां और 74वें संवैधानिक संशोधन जो 1992 और 93 में हुआ था, उसने पंचायतों और नगर निकायों में 33% आरक्षण दिया था महिलाओं को, जिससे स्थानीय शासन में क्रांति आई थी। लेकिन संसद और विधानसभाओं के लिए प्रयास 1996 से शुरू हुआ। 1996 में, 1998 में और 2008 में महिला आरक्षण विधेयक लाए गए संसद के अंदर, लेकिन सहमति के अभाव में पारित नहीं हो सके। 2023 में निर्णायक मोड़ आया जब 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक लाया गया, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया। 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक आया संसद के सामने, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया। सितंबर 2023 में वो संसद से पारित हुआ। 28 सितंबर 2023 को इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया। यह संविधान का हिस्सा बन गया है एज 106 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023 के रूप में। अब यह संविधान का हिस्सा है किस रूप में? 106 संविधान संशोधन के रूप में, अधिनियम के रूप में आया था 128वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में, और जब पास हो गया तो अब संविधान का हिस्सा बन गया है 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के रूप में। और इस अधिनियम को जाना जाता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि स्थानीय निकायों से लेकर संसद तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व लाने में भारत को लगभग 3 दशक लग गए हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो चलिए अब बात करते हैं महिला आरक्षण अधिनियम की। 2023 के मुख्य प्रावधान क्या हैं उनको समझते हैं। अब कानून को समझते हैं। महिला आरक्षण अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 239 ए और 330 ए और 332 ए में संशोधन कर लोकसभा, राज्यसभा विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है। इस कानून के मुख्य बिंदु है, पहला, ये 1/3 सीट यानी कि 33% महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। और ये जो चीज है 33% का आरक्षण SC ST की सीटों पर भी लागू होगा। दूसरा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू है, ये राज्यसभा पर नहीं है, और ना ही स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पर ये लागू है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं पर ही, मतलब कि लोअर हाउस पर, जहां पर जो जनता के नुमाइंदे हैं जो चुनकर जाते हैं, उन्हीं सदनों पर यह लागू होता है।
तीसरा, जो आरक्षण की अवधि है वो 15 साल है। हालांकि इसको संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है, आगे भी बढ़ाया जा सकता है। चौथा, हर परिसीमन के बाद सीटों का रोटेशन होगा। मतलब क्या है कि जो हो सकता है आज सीट आरक्षित हो, वो अगले परिसीमन के बाद ना हो, कोई दूसरी सीट आरक्षित हो जाए। और आपको यहां पर कुछ संवैधानिक अनुच्छेदों का भी ध्यान रखना है। अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 के तहत महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति दी गई है। और अनुच्छेद 82 और 170 किसके बारे में बात करते हैं? जो परिसीमन ढांचा प्रोवाइड करते हैं। और अनुच्छेद 330A और 332A नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं इस चीज के लिए। 330A और 332A नए प्रावधान जोड़े गए हैं संविधान के अंदर। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि भारत में 33% महिला आरक्षण काफी है, या भारत को 50% लैंगिक प्रतिनिधित्व का लक्ष्य रखना चाहिए? आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए। अब बात करते हैं क्रियान्वयन की प्रक्रिया और समय सीमा, ये कैसे लागू होगा। क्रियान्वयन की बात करें तो यह अभी लागू नहीं हुआ है, यह अधिनियम तुरंत लागू नहीं हो रहा। ये 2 महत्वपूर्ण शर्तों पर निर्धारित है। पहला, अगली जनगणना, सरकार को नई जनगणना करानी होगी, यह पहला कदम है। अगली जनगणना, जनसंख्या जनगणना आवश्यक है। दूसरा, परिसीमन, जनगणना के आधार पर नई निर्वाचन सीमाएं तय की जाएंगी, परिसीमन होगा और उसके बाद यह महिला आरक्षण विधेयक लागू होगा। देरी का कारण क्या है? देखिए, भारत में जो परिसीमन है वो 2026 तक स्थगित है। किस हिसाब से? 84वें संवैधानिक संशोधन के हिसाब से। दूसरा, इसका मतलब है कि महिला आरक्षण अधिनियम का वास्तविक प्रभाव शायद 2026 के बाद ही देखने को मिलेगा। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि ऐतिहासिक कहलाने के बावजूद यह कानून अभी तक प्रतिरक्षारत कानून है। मतलब कि कानून इन वेटिंग है, जिसका असर समय पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं इस कानून के संवैधानिक महत्व की। क्यों ये संविधान के हिसाब से भी काफी महत्व रखता है। यह अधिनियम अनुच्छेद 14 और 15 की समानता पर आधारित न्याय शास्त्र में मील का पत्थर है। यह वास्तविक समानता को दर्शाता है। यह मान्यता कि केवल औपचारिक समानता से ऐतिहासिक लैंगिक असमानता नहीं मिट सकती, इसको सुदृढ़ कर रहा है। और बात करें न्यायिक संदर्भ की तो केस लॉ मैं आपके साथ मेंशन करना चाहूंगा। इसमें पहला केस है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण को वास्तविक समानता का साधन माना था। और उसके अलावा अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008 सुप्रीम कोर्ट में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष उपायों की आवश्यकता को भी रेखांकित किया था। तो यहां पर एक चीज और आपको समझने की जरूरत है कि महिला आरक्षण अधिनियम प्रस्तावना और भाग 3 के तहत संविधान के समावेशी लोकतंत्र के संवैधानिक वादे को पूर्ण रूप दे रहा है। अब बात करते हैं मुद्दे और चुनौतियां की। क्या इश्यूज हैं महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर और क्या चुनौतियां हैं, उनको भी समझना जरूरी है, क्योंकि कोई भी कानून चुनौतियों से मुक्त नहीं होता। ये अधिनियम भी चुनौतियों का सामना कर रहा है और इसके सामने क्या समस्याएं हैं वो देखिएगा। सबसे पहले ये कानून तुरंत लागू नहीं हो रहा, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। देरी से क्रियान्वयन हो रहा है, जनगणना और परिसीमन पर निर्भर है। दूसरा, जो सीटों का रोटेशन है वो भी एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र के विकास में अस्थिरता कि हो सकता है अब ये कंफ्यूजन रहेगा कि ये सीट महिला आरक्षित है, अगली बार नहीं हो, तो ये भी एक चीज है। और तीसरा, राज्यसभा में ये लागू नहीं हो रहा है। यह कानून उच्च सदन और विधान परिषदों पर लागू नहीं है, यह सिर्फ लोकसभा और विधान पालिकाओं पर लागू है। विधान परिषदों पर लागू नहीं है और ना ही राज्यसभा पर यह लागू है। पांचवा,
आतंकवाद बनाम वास्तविक शक्ति। केवल आरक्षण पर्याप्त नहीं है, राजनीतिक दलों में भी आंतरिक सुधार करना बहुत जरूरी है। सफलता के लिए इस अधिनियम के साथ साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक बदलाव और क्षमता निर्माण करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि जब ये कानून लागू हो जाएगा और उसके बाद जब पहला चुनाव होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, उसका क्या प्रभाव होगा, उसको भी समझना काफी जरूरी है। महिला आरक्षण अधिनियम के तहत जो पहला चुनाव है वो भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ होगा। आंकड़ों के अनुसार लगभग 180 से ज्यादा लोकसभा सीटें और हजारों विधानसभाएं सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इससे इसके अपेक्षित प्रभाव क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या है? पहला, महिलाओं का प्रतिनिधित्व व्यापक रूप से बढ़ेगा। दूसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक न्याय जैसी नीतियों पर अधिक ध्यान होगा, क्योंकि ज्यादा महिलाएं होंगी तो इन चीजों पर ज्यादा डिस्कशन भी होगा और जो एक बेहतर कदम होगा। तीसरा, उम्मीदवार चयन में राजनीतिक दलों की रणनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि जब पार्टी को पता है कि ये सीट महिला आरक्षण है, यहां पर चुनी ही महिला जाएगी, तो वो महिला उम्मीदवारों को टिकटें देंगे। ठीक है, तो ये भी एक बदलाव होगा। अगर ये कानून सही से लागू हुआ तो पहला चुनाव भारत की विधायी प्राथमिकताओं को एक पीढ़ी के लिए बदल सकता है। अब हम अंत में अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं और पूरा जो डिस्कस किया है उसको एक बार रिव्यू करते हैं। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 केवल एक कानून नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक कहानी को लैंगिक समानता के साथ फिर से लिखने का वादा है। लेकिन यह तभी प्रभावित होगा जब इसे समय पर लागू किया जाए। न्यायिक अभ्यर्थियों के लिए यह अधिनियम एक संवैधानिक मील का पत्थर है जो समानता, प्रतिनिधित्व और संघीय तंत्र को जोड़ता है। नागरिकों के लिए यह एक अधिक समावेशी लोकतंत्र की कल्पना का आह्वान है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि महिला आरक्षण को राज्यसभा और राजनीतिक दलों की टिकट वितरण में भी लागू करना चाहिए या नहीं चाहिए? जो भी आपका राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, कुछ समझ आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से या फिर हमारी एंड्रॉयड ऐप दूनलो मेंटर से, हमारी ऐप से। 15 अगस्त 2025 से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए और साथ में अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए अलग अलग बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।